हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन चर्चा करने वाले हैं बीएससी पार्ट थर्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो यूनिट है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। तो इसमें अपने को देखना है जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किसके कारण होती है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स होता है। अपन यहाँ पे कॉम्प्लेक्स की बात करें, कोई भी कॉम्प्लेक्स होता है और कॉम्प्लेक्स की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है ये कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसके कारण होती है। और जो क्वांटम मैकेनिज्म ये बताती है कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनमें दो प्रकार की मोशंस पाए जाते हैं जिनके कारण वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो पहले उसमें अपन देखते हैं कि जो ऑर्बिटल मोशन होता है कक्षीय गति होती है। कक्षीय गति का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर उपस्थित ऑर्बिटल्स में राउंड शेप में क्या करते हैं, मोशंस करते रहते हैं, गति करते रहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उस क्षेत्र में एक चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है जिसे अपन कक्षीय आघूर्ण कहते हैं। और जब कहीं भी कोई आवेशित कण वृत्ताकार कक्ष में घूमता है तो उसके संगत चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। तो ये होती है कक्षीय गति। दूसरी होती है अक्षीय गति, एक्सियल मोशन। नाभिक के चारों ओर कक्षीय गति करता हुआ इलेक्ट्रॉन अपने ही अक्ष के आधार पर मतलब मोशंस करता है, चक्रण करता है। इलेक्ट्रॉन द्वारा अपने अक्ष पर चक्रण के फलस्वरूप एक अक्षीय चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जरूरी है मैग्नेटिक की उसकी प्रॉपर्टी के लिए। और जो मैकेनिक्स ये बताती है कि इलेक्ट्रॉन में दो टाइप्स के मोशन पाए जाते हैं। एक तो कक्षीय गति होता है और दूसरा क्या होता है, अक्षीय गति होता है। कक्षीय गति और अक्षीय गति दोनों के कारण क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। और इसी प्रॉपर्टी के कारण अपन ने जो कोई भी कॉम्प्लेक्स है, कोई भी मैटर है उसको तीन भागों में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है पैरामैग्नेटिज्म, अनुचुंबकत्व। ऐसे तत्व जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वे अनुचुंबकत्व का गुण दर्शाते हैं। अनुचुंबकत्व पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण उसे चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वे चुंबकीय बल रेखाओं को अपनी ओर खींचते हैं। ऐसे पदार्थ को अनुचुंबकीय कहते हैं तथा पदार्थ के इस गुण को अनुचुंबकत्व कहते हैं। जो मतलब मैग्नेटिक ऐसे मतलब मैटर होंगे, चुंबकीय अनुचुंबकीय मैटर ऐसे होंगे जिनको अपन किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो वो चुंबकीय बल रेखाओं को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो होंगे ही होंगे। ठीक है, ये चीज़ें आप देख सकते हैं। तो किसी भी पदार्थ का अनुचुंबकत्व है। एक चीज़ इसमें ये देखो कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर भी जैसे जैसे अपन बढ़ाएंगे अणु अव्यवस्थित होते जाएंगे जिसके पदार्थ के अनुचुंबकत्व में कमी आती है। ये चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखना कि टेम्परेचर बढ़ाने से जो अनुचुंबकत्व है पदार्थ का उसमें कमी आती है। कुछ इसके मतलब अनुचुंबकत्व के जो चुंबकीय आघूर्ण है उसका मान निकालने का फॉर्मूला होता है √n+2 वाला फॉर्मूला होता है। दूसरा अपन पदार्थ की चर्चा करते हैं कि प्रतिचुंबकत्व है। ऐसे पदार्थ जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का अभाव होता है अर्थात सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। और इनको अगर चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो ये चुंबकीय बल रेखाओं से प्रतिकर्षित होते हैं। यदि प्रतिचुंबकीय पदार्थ की छड़ बनाकर उसके चुंबकीय क्षेत्र में लटकाए तो वह चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थिति में प्राप्त हो जाती है। ठीक है, उसके पैरेलल स्थिति में प्राप्त नहीं होती है। और दूसरी बात अपन देखते हैं कि इनका अनुचुंबकत्व है। ठीक है, ये जो ऐसे अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं जो प्रतिचुंबकत्व भी दर्शाते हैं, जिनका परिणामी अनुचुंबकत्व का मान प्रतिचुंबकत्व घटाकर प्राप्त किया जाता है। प्रतिचुंबकत्व बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में दृष्टिगोचर होता है और अनुचुंबकत्व प्रतिचुंबकत्व का 100 गुना होता है। ये चीज़ें थोड़ी सी ध्यान रखना। लोह चुंबकत्व है। यदि किसी पदार्थ में अनुचुंबकत्व का गुण इतना अधिक हो कि पदार्थ बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में भी चुंबक की तरह व्यवहार करे तो उसको अपन लोह चुंबकत्व कहेंगे। अब देखो सीधी सी बात है, इनमें तीनों में डिफरेंस एक ध्यान में रखना कि जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो मतलब कम संख्या में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो अनुचुंबकत्व शो करेंगे और जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नील हो, जीरो हो, वो प्रतिचुंबकत्व की तरह बिहेव करेंगे। और जिसमें जो अनुचुंबकत्व है उनका मान इतना ज़्यादा हो, मतलब जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या इतनी ज़्यादा हो
कि वो खुद पदार्थ ही एक चुंबक की तरह बिहेव करे, तो उसको अपन बोलेंगे लोह चुंबकत्व बोलेंगे। और इसमें आते हैं जैसे अपने आयरन आता है, कोबाल्ट आता है, निकल आता है, इस तरह के आते हैं। ठीक है, ये चीज़ें थोड़ी ध्यान रखनी है अपने को। अब देखते हैं अपन संकुलों में चुंबकीय गुण। तो संकुलों में चुंबकीय गुण के लिए संकुलों में धातुओं के आंशिक भरे डी व एफ कक्षकों के कारण इनमें कई तरह के चुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करने की उम्मीद की जा सकती है। यह चुंबकीय व्यवहार केंद्रीय धातु की ऑक्सीकरण अवस्था, इलेक्ट्रॉनीय विन्यास और उपसंयोजन संख्या पर निर्भर करता है। तो एक फैराडे नाम का साइंटिस्ट था, उन्होंने तत्वों को अनुचुंबकीय तथा प्रतिचुंबकीय में क्लासिफाइड किया, परंतु इसे इलेक्ट्रॉनिक संरचना के आधार पर समझने में कई वर्ष लग गए। किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो प्रतिदंश या सैंपल के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से कम या अधिक होता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि पदार्थ अनुचुंबकीय है अथवा प्रतिचुंबकीय है। तो इसका थोड़ा सा अपन देख सकते हैं कि मान लो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को अपन H से डोनेट करते हैं, इसी तरह से जो अपना इंड्यूस्ड फील्ड होता है उसको अपन B से डोनेट करते हैं, और जो फ्री फील्ड होता है उसको H0 से डोनेट करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो इंड्यूस्ड फील्ड होती है अगर उसका मान फ्री फील्ड से ज़्यादा हो तो वो अनुचुंबकीय पदार्थ होंगे। अतः यहाँ पे ये देखा जाता है कि जो डेल्टा एच होगा, कि जो चुंबकीय क्षेत्र में जो परिवर्तन होगा वो पॉजिटिव होगा। चुंबकीय क्षेत्र में पॉजिटिव कब होगा? अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए होगा, और अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए डेल्टा एच का मान पॉजिटिव होगा। और वो कब पॉसिबल है? वो कब पॉसिबल है अपना कि जो इंड्यूस्ड फील्ड है उसका मान ज़्यादा हो, किससे? जो फ्री फील्ड है उससे ज़्यादा हो। इसी तरह हम दूसरी तरफ देख सकते हैं कि जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ के लिए डेल्टा एच का मान नेगेटिव होता है। और डेल्टा एच का मान नेगेटिव कब होगा? जब इंड्यूस्ड फील्ड का मान कम होगा और फ्री फील्ड का मान क्या होगा? ज़्यादा होगा। ये चीज़ें अपन देख सकते हैं। तो इसमें फिर क्या किया कि जो चुंबकीय सुग्राह्यता, एक चुंबकीय सुग्राह्यता को मापने के लिए कई सारे मेथड काम में लिए, जिसमें अपन फैराडे मेथड की चर्चा करते हैं और गोय मेथड की चर्चा करते हैं। तो फैराडे में क्या किया जाता है कि इस विधि में चुंबकीय क्षेत्र में नमूने या प्रतिदर्श पर लगने वाले बल का निर्धारण किया जाता है। इसके लिए प्रतिदर्श का भार चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति में लगाया जाता है। फैराडे विधि में प्रतिदंश की कुछ मिलीग्राम मात्रा से विशिष्ट सुग्राह्यता को सीधे ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आप नोट्स में देख सकते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है कि चुंबकीय ध्रुवों के मध्य प्रतिदर्श को इस प्रकार लटकाया जाता है कि प्रतिदर्श पर लगने वाले चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता प्रतिदर्श द्वारा घेरे हुए पूरे क्षेत्र पर एक स्थिरांक हो। इस तरह से उसको लटकाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति और अनुपस्थिति में प्रतिदर्श का भार दोनों को भार लेके अपन ज्ञात करेंगे, एक तो चुंबकीय क्षेत्र में और एक विदाउट चुंबकीय क्षेत्र में। और दोनों के में अंतर होगा वो किसके बराबर होगा? अंतर बल के बराबर होगा, फोर्स के बराबर होगा। सामान्यतः इस प्रयोग में मानक प्रतिदर्श की जिसकी विशिष्ट सुग्राह्यता ज्ञात होती है पर लगने वाले बल को ज्ञात कर सरल किया जा सकता है। एग्जाम्पल इसमें ले रखा है किस प्रकार से अपन इसको मान को अपन निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट विधि है गोय विधि है, और गोय विधि का चर्चा अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज की क्लास के लिए केवल इतना ही। थैंक यू सो मच।